हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। गाइस, क्या आपने कभी चलते हुए ट्रेन से किसी ऑब्जेक्ट को गिराकर देखा है? क्या आपने कभी छत से किसी पत्थर को फेंका है? या फिर अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो, या फिर आप गर्मियों के दिनों में जब आप किसी पेड़ से, आम की पेड़ से जब आप आम तोड़ते हो तो आप क्या करते हो? आप एक ढेले को उठाकर फेंकते हो। तो वो क्या है? वो सारी जितनी भी वो मोशन हो रही, उस ऑब्जेक्ट की, उस पत्थर की जो भी मोशन हो रही, वो सभी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी हिंदी होती है बच्चों प्रक्षेप्य गति। तो आज हम उसी प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसी प्रक्षेप्य गति को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए कि जो आज हम पढ़ेंगे उसका हेडिंग क्या लगाएंगे? तो हेडिंग लगा लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले बच्चों आप अपने कॉपी के ऊपर हेडिंग लगा लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी हिंदी क्या होती है? तो इसकी हिंदी होती है बच्चों प्रक्षेप्य गति। तो अपने आसपास के डिस्टरबेंस को बंद कर दें, अपने आसपास के डिस्टरबेंस को बंद कर दें और खुद को एक रूम में क्लोज कर लें ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्लियर? और आराम से कॉपी किताब लेकर अपने कमरे में बंद हो जाए और हमारे साथ आएं और पढ़ें प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा इसका मतलब समझें। टू डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। बच्चों, आपने मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मैथमेटिक्स में तीन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड। क्लियर? तो जब आपने एक्स, वाई, जेड यानी कि आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा कि इस तरफ होता है एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। ऊपर की तरफ होता है बच्चों वाई एक्सिस, जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। और इस तरफ होता है बच्चों जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है? अब ये एक्स, वाई, जेड क्लियर। अब होता है क्या कि हम कब वन डायमेंशनल, कब टू डायमेंशनल, कब थ्री डायमेंशनल कहेंगे? तो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हो, यानी कि अगर कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन या सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में, यानी कि सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ ओनली वन कोऑर्डिनेट के टुवर्ड्स अगर मूव कर रही है, यानी कि सिर्फ वाई एक्सिस पर मूव कर रही है या फिर सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव कर रही होगी, तो उस तरह के मोशन को हम बच्चों बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? तो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जो बेस्ट एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल मोशन की। वही अगर बात करें हम, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो जब आप बॉल को इस तरह से फेंकते हो तो बॉल कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरह से हवा में उड़ते हुए आगे जाकर गिरती है। क्लियर? कुछ इस तरह से। या फिर आप फुटबॉल खेलते हो या फिर आप चलते हुए ट्रेन से आप बॉल को गिराओ तो वो इसी तरह से वो पैराबोलिक पाथ कवर करता है। नहीं, या फिर आप अपने छत से खड़े होकर अगर किसी पत्थर को फेंकते हैं नीचे तो वो पत्थर कुछ इस तरह से गिरेगी। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? ये सब के सभी बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगर आप जो मैंने फिगर बनाया आपने उसमें क्या देखा कि वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हवा में जा रही थी। तो आप देखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रही है और साथ साथ ही ऊंचाई पर भी जा रही है, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रही है। तो यानी कि सेम टाइम में ऑब्जेक्ट दो कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की तरफ मूव कर रही है। तो इसलिए इस तरह के मोशन को कह दिया गया बच्चों टू डायमेंशनल मोशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और थ्री डायमेंशनल मोशन की कब बात करें तो मोशन इन स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। यानी कि स्पेस में अगर कोई, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर अपने कमरे के बारे में, तो इस कमरे में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो गैसेस मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, एक्स में जा रहे हो, वाई में जा रहे हैं, जेड में जा रहे हो, वो मुझे नहीं पता। तो यानी कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से उस तरह के मोशन को क्या कह दिया गया? तो उसे कह दिया गया बच्चों थ्री डायमेंशनल मोशन। तो हम जो है वो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि टू डायमेंशनल मोशन के ऊपर। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन
is two-dimensional motion. Projectile motion is two-dimensional motion. two-dimensional motion समझ में आया? two-dimensional motion मतलब क्या कि जब कोई पार्टिकल x और y दोनों कोऑर्डिनेट पर मूव कर रही है तो वो कहला जाएगी बच्चों टू-डायमेंशनल मोशन। और इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन प्लेन भी कहा जाता है। इसे एक और नाम, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे व्हाइट बोर्ड क्या है, एक अलग एक प्लेन है, क्या है, एक अलग प्लेन है, एक अलग तल हो जाता है, एक सतह हो जाती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बच्चों हम मोशन इन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या, तो मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ये नहीं, मोशन इन प्लेन में आपका सर्कुलर मोशन भी आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बारे में भी हम बात करें कब, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन तब। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो भी हम बात करेंगे उसकी सबसे पहली बात क्या है कि यहां पर हम जैसे देखिए गति में, काइनेमैटिक्स में, फिजिक्स में जो भी जैसे हम बात करते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, दोनों वस्तु की अलग अलग द्रव्यमान है तो वस्तु दोनों एक साथ नीचे पहुंचती है। तो वो जितने भी हम बातें कर रहे थे वो एब्सेंस ऑफ एयर में हो रही थी, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में हो रही थी, यानी कि वो निर्वात में हो रही थी, एब्सेंस ऑफ एयर में। तो कहने का मतलब कि हम यहां पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बात करेंगे वो भी किस संदर्भ में बात करेंगे, तो एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में। यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो अभी हम पढ़ेंगे यहां पर वो भी किस टाइप से यहां पर हो रहा होगा, तो यानी कि जिस जगह पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होगी उस जगह पर एयर नहीं है, यानी कि ऐसा एज्यूम किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा एज्यूम किया गया है कि वो वहां पर एयर नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर है। तो यानी कि जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो हम बात करेंगे वो किस तरीके से बात करेंगे, तो वो बात करेंगे बच्चों एब्सेंस ऑफ एयर है, यानी कि नो एयर रेजिस्टेंस। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज और हम बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी की थोड़ी सी हम बात करेंगे। बट वो शुरू करने से पहले हम आते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को सर हम कितने तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को बच्चों हम लोग तीन पार्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये लीजिए 1, 2 एंड देन 3। प्रोजेक्टाइल मोशन को बच्चों हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। अब आती है कि सर कौन कौन से तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो बॉल को एक ही तरीके से फेंकते हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं बॉल को एक ही तरीके से फेंकते हो, वो चीज अलग है, लेकिन यहां पर जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ेंगे वो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि गेंद को फेंकने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही तरीके से नहीं है, वो आप किसी भी तरीके से फेंक सकते हो। कोई जगह कि छक्का सिर्फ ऐसे ही जाए, है ना। चलिए तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरा पढ़ेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे तीसरा, वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, या फिर आप इंक्लाइंड सरफेस, इसको कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह का मोशन पढ़ेंगे, यानी कि किसी गेंद को मैंने उठाया और हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री एंगल पे लेकर और मैंने कुछ इसको फेंक दिया, तो वो गेंद जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे जाकर गिरेगी, तो ये हो जाएगी बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? ये क्या हो जाएगी, तो इस तरह की मोशन हो जाएगी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि किसी ऊंचाई पर वहां से मैंने गेंद को यू ऐसे फेंका तो वो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में क्या पढ़ेंगे, तो मतलब कि आप यूँ समझे कि एक इस तरह से ऐसे कोई एक ढलान बनी है और आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो वो जाकर यहाँ पे टकराएगी, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर? तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो यहां पर हेडिंग लगा ले क्या, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां पर हम हेडिंग लगा ले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हो गया आपका हेडिंग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पहले ही कहा था कि जब भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूंगा तो वो सभी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में सारी बातें करूंगा। क्लियर? तो अब अगर हम यहां से शुरू करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन तो उसमें क्या हम शुरू करेंगे, यानी कि उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखें और किसके ऊपर बात करेंगे। बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने क्या कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि ये जो मोशन जो हो रही है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी हो रही है। तो यानी कि इसके हम एक्स डायरेक्शन को मोशन एक्स डायरेक्शन में होने वाले मोशन की भी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ जो वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रही होगी उसकी भी हम स्टडी करेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए हमें एक्स यानी कि हॉरिजेंटल मोशन और वाई यानी कि वर्टिकल मोशन यानी कि दो तरीके से हमें इसे स्टडी करना होगा। तो आप यूं समझें कि when a particle is thrown with velocity u with angle theta from horizontal, यानी क्या कहते हैं कि when a particle is thrown with velocity u with angle theta from horizontal, यानी कि हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर एक पार्टिकल को क्या किया गया, u वेलोसिटी से थ्रो किया गया। हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर एक पार्टिकल को क्या किया गया है बच्चों, थ्रो गया है। यानी कि इस केस में हम कैसे स्टडी करेंगे, यानी कि ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं एक हॉरिजॉन्टल बना लूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ए लीजिए, ये हमारा हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन ए लीजिए। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या है कि यहां से किसी एक पार्टिकल को सब ए हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने मान लिख दिया एक्स एक्सिस, पूरी तरह से आप इसको थोड़ा डिटेल्स में समझे। और ए हमारा हो गया बच्चों वर्टिकल लाइन, ये हो गई हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स। अब कहता है क्या कि इस हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका गया है, तो वो पार्टिकल कहीं ना कहीं, इसको मैं थोड़ा सा इसी लिखूं ऊपर की ओर, हाँ ये लीजिए, यू वेलोसिटी से क्या किया गया है, फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। तो वो पार्टिकल कहीं ना कहीं वो ऐसे जाकर यहां पर जाकर गिरेगी। अब आप इस कंडीशन में देखें तो ये पार्टिकल जो क्या है वो अपने इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही, किसमें, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये पार्टिकल कुछ ऊंचाई की, देखिए थोड़ी इसकी ऊंचाई बढ़ते गई, इसकी हाइट बढ़ती गई, एक मैक्सिमम हाइट के जाने के बाद फिर वो पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया। यानी कि इसकी मोशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी।
यानी कि इस पार्टिकल की मोशन की जो हम स्टडी करेंगे वो दो पार्ट में करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन के रूप में करेंगे और एक वर्टिकल मोशन के रूप में करेंगे। यानी कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी मोशन किस तरह से हो रही है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इसकी किस तरह से हो रही है। अब बात यह आती है कि आखिर जब मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पे थ्रो किया है तो आखिरकार वो अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर तो जा ही रही, लेकिन साथ साथ ये ऊपर में भी जा रही। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कि इसे एक्स एक्सिस की तरफ भी लेकर जा रहा और वाई एक्सिस की तरफ भी लेकर जा रहा है ना। आखिर कोई इसके पास में वेलोसिटी तो जरूर है इस पार्टिकल के पास में, जो कि इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन करवा रही, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग भी मोशन करवा रही और साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन करवा रही, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग भी इसे मोशन करवा रही होगी। कुछ तो इसके साथ में वेलोसिटी है जो कि इसे क्षैतिज दिशा में भी गति करवा रही और लंबवत दिशा में भी गति करवा रही। तो जी हां, बिल्कुल ऐसा है। बच्चों क्या है कि इस पार्टिकल को जब हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री यू पर फेंका गया तो आप एक बात बताएं, इस यू की दो कंपोनेंट हो सकती है, कंपोनेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। एक एक्स के तरफ एक कंपोनेंट हो सकता है और एक हो सकता है वाई की तरफ हो सकता है। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले वेलोसिटी को, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इस पार्टिकल इस यू वेलोसिटी का जो एक्स की तरफ का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिख देंगे बच्चों यू एक्स, और जो y के डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी इसको हम लिख देंगे बच्चों यू वाई। तो ए हो गया हमारा यहां पर यू एक्स और ऊपर में हो ए हो गया हमारा यू वाई। यानी कि वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको लिखो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जिसके वजह से पार्टिकल एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, तो इसको हम बोल दिए बच्चों यू एक्स। अभी बात आती है कि सर यू एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यू एक्स यानी कि यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाली, यानी कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है तो एक्स की तरफ है। अभी बात आती है कि आखिर इसका यू एक्स होगा क्या, तो अब यहां पर देखिए कि एक जब वेक्टर u है, अब यहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है तो इसका जो दो कंपोनेंट बनेगा वो इस तरफ का एक कंपोनेंट बनेगा, तो इस तरफ एक कंपोनेंट को हम क्या बोल देंगे u cos थीटा, और इस तरफ यानी कि y के तरफ यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या बोल देंगे, तो वो बोल देंगे बच्चों u sin थीटा। सर आपने cos थीटा और sin थीटा कैसे लिया, तो बच्चों मैंने वेक्टर बताया था और वेक्टर में मैंने बताया था रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर की वेक्टर को आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वेक्टर का वीडियो लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें, बंद करें, इसके बाद सबसे पहले आप जाकर हमारे वेक्टर का वीडियो लेक्चर देख के आए तो आपको समझ में आ जाए कि हम साइन थीटा कॉस थीटा वो कैसे हम लेते हैं, यानी कि किसी को भी हम कैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में हम किसी को हम कैसे तोड़ते हैं और कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां से, या फिर आप यू ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक समझा भी सकता हूं, जैसे क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में समझाता हूं। मैंने क्या कहा कि इस तरफ एक्स एक्सिस इस तरफ वाई एक्सिस, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें कि मैं कॉस थीटा और साइन थीटा मैंने कैसे लिया। मैंने क्या कहा कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन, यहां से मैंने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। एंगल कितनी है, ए एंगल है बच्चों थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये वेलोसिटी यू। एक काम करते, मैंने यहाँ पे इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया अपने मन से। ए हमारा पॉइंट है, ओ इस पॉइंट को मानते हैं ए पॉइंट हो गया बी। अब यहाँ पे देखें ए बी किसके बराबर में, तो ए बी है बच्चों पी फॉर परपेंडिकुलर के इक्वल में, और ओ बी किसके बराबर में, तो ओ बी है बच्चों बी फॉर बेस, और ओ ए किसके बराबर में है, तो ओ ए जो है बच्चों वो है हाइपोट्यूस यानी कि एच फॉर हाइपोट्यूस। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ कि साइन थीटा बराबर, मैं अलग बता रहा हूँ अभी इससे मैं रिलेटेड नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं कि किसी भी यू वेलोसिटी यहाँ पर जो यू है इसकी कंपोनेंट में किस तरह से मैं बनाया हूँ यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, मैं उसकी बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बतला रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, तो साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज बच्चों ओ ए के बराबर है, ओ ए के बराबर है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू ए बी, ए से बी यानी कि ए वाला लाइन, ए वाला लाइन, तो ए बी को हम ए बी ही लिख देते हैं, और ओ ए हाइपोटेन्यूज ओ ए, और ओ ए जो है हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है बच्चों, तो ये हमें दिए कि वेलोसिटी u यानी कि u के बराबर है। तो क्या हम यहाँ पर यानी कि u बराबर ओ ए बराबर h यानी कि हाइपोटेन्यूज की जगह क्या हम यहाँ पे u लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी बच्चों कि ए बी बराबर u साइन थीटा, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, तो u साइन थीटा है, और इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी को कितना लिया है इस तरफ, तो मैंने लिया है u साइन थीटा। बात समझ में आई कि मैंने u साइन थीटा कैसे लिया। वही अगर हम बात करें कि अब सर इसकी आपने cos थीटा कैसे लिया, तो भैया कुछ नहीं करना है, आप सिंपली आप ये सोचो कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने लगा दिया cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो इसकी बेस किसके बराबर है, तो OB के बराबर है, यानी कि OB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OA। तो अब यहां से हो जाएगा कि cos थीटा इक्वल टू OB किसके बराबर, OB का नहीं पता तो हमने OB को यहाँ पर OB ही छोड़ दिया, OA किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, U के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया U, और यहाँ से फिर हमारा आ गया कि OB इक्वल टू U cos थीटा, यानी कि A वाली जो कंपोनेंट है यानी कि इसकी बेस जो है वो किसके बराबर है, तो इसकी बेस है बच्चों U cos थीटा का। तो यहां से हमें मिल गया u sin थीटा u cos थीटा, और इसीलिए मैंने इसका लिख दिया है कि वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी u cos थीटा। तो क्या मैं यहां पर ux बराबर मैं यहां पर u cos थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अब समझ में आ गई है। तो यहां पर हो गया बच्चों की इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू ux यानी कि u cos थीटा। ठीक उसी तरह से हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि लंबवत दिशा में लगने वाली आरंभिक वेग क्या है, तो इसको हम मान लिए बच्चों uy, और uy किसके बराबर है बच्चों, तो वो है u sin थीटा के बराबर। तो यानी कि हमें इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, और इसके साथ साथ हमें इसका वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली वेलोसिटी भी मिल गई। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसकी, मैं थोड़ा इधर अब मिटाता हूं, इसको इरेज करता हूं, और अब मैं बात करता हूं कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन वगैरह भी लग रही है। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रही है, यहां से यहां जब ये मोशन कर रही है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूं, तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे O, यानी कि ये मूल बिंदु हो गई, यानी कि ये ऑरिजिन हो गई। यहां पर इसको हम लिख देते हैं P, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल O से P को जब मूव करती है, तो मैं आपको बतला दूं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ना कभी बढ़ेगी ना घटेगी, वो क्या रहेगी, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। कांस्टेंट क्यों रहेगी, तो देखिए u cos थीटा इस तरफ लग रहा है, वो पार्टिकल को यहां से यहां लेके चला आया, ना उसके ऊपर कोई, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, उसको मैंने फेंक दिया। जैसे ही मैंने इसको फेंका, मैंने इसको थ्रो किया, मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, वो अपनी वेलोसिटी u cos थीटा लिया और u cos थीटा से आगे लेकर चलना शुरू हो गया। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है u sin थीटा, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट में उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ती है, और वो इफेक्ट पड़ती है बच्चों क्योंकि वो जा रही है ऊपर की तरफ,
तो पता है ना कि जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उस पर एक डाउनवर्ड में एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उसके वजह से एक एक्सेलरेशन लगती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है इसके ऊपर भी एक एक्सेलरेशन लग रही होगी, और वो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, तो वो एक्सेलरेशन होगी बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि जब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पर जब एक्सेलरेशन लग रही है तो यानी कि उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो यहां पर एक हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remain constant, but vertical component of velocity change with time, और चेंज विथ टाइम, बट क्यों, तो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है। अभी बात आती है कि सर चलिए इस बात को तो हम समझ गए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है यानी कि u cos थीटा है वो हमेशा क्या रहेगा, तो वो रहेगा कांस्टेंट। बट u sin थीटा क्या है, चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल। तो बात आती है कि सर वेरिएबल हो रहा है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो सर ये बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि टाइम के साथ इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर जब ये वेरिएबल है वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी तो ये क्या है, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? नहीं आया? तो चलिए मैं बताता हूं बच्चों। मैंने बतलाया था इसके पहले, जब मैंने मोशन बताया था तो क्या बताया था कि आज जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी, जब इसके पहले मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी बताया था तो उसमें बतलाया था क्या कि हम लोग जो डायरेक्शन जो कंसीडर करते हैं मोशन में, वो डायरेक्शन किस तरह से कंसीडर करते हैं, तो वो डायरेक्शन के लिए मैंने बतलाया था कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की मोशन हो रही है, यानी कि मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव एज्यूम करते हैं। अब थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन थोड़ा ध्यान से आप यहां पर देखें तो पार्टिकल धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ जा रही, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही यानी कि पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो यानी कि ऊपर की तरफ हम एज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव, और पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है बच्चों निगेटिव, यानी कि इस लाइन से नीचे क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी निगेटिव, और इस लाइन से ऊपर क्या हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव। तो यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या होगा कि एक नीचे की तरफ जी लग रही होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो निगेटिव डायरेक्शन में लग रही होती तो है कांस्टेंट, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट बट इन निगेटिव डायरेक्शन। तो यहां पर एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिखे तो इसको लिखिए कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
ड्यू टू gravity remain constant but in opposite to direction of motion यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वर्टिकल कंपोनेंट में जो लग रही है वो कैसे लग रही है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, तो यानी कि अभी बात आती है कि सर अगर कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ मोशन कर रही है और उसके ऊपर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा, तब तो पार्टिकल की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, टाइम के साथ में उस पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सोचा, क्योंकि एक्चुअली ये जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने के वजह से ये रिटार्डेशन की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में बात आई? समझा आपने क्या मैंने बोला? रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इस पार्टिकल के यानी कि इस बॉल के इस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट है, और ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट होने के वजह से ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो निगेटिव हो गई, और निगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो यानी कि ये रिटार्डेशन लग रही, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रिटार्डेशन लग रही होती है तो इसका मतलब क्या कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी। तो यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी यहां पर डिक्रीज होनी चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। जी हां, होनी चाहिए। तो बच्चों मैं बताऊं कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है, मान लीजिए कि पार्टिकल यहां पर आ गई, जब ये पार्टिकल चलते चलते यहां पर आ गई तो इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा? तो नीचे की तरफ लग रहा है स्मॉल जी। इस तरफ इसका वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी लग रहा है, कितना लग रहा है? तो u cos थीटा। और ऊपर की तरफ इसका जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? u sin थीटा। बट u sin थीटा जो है वो टाइम के साथ धीरे 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 क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है। क्यों? तो क्योंकि इस पार्टिकल के ऊपर क्या है? कांस्टेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन लग रहा होता है, यानी कि ये रिटार्डेशन की तरह बिहेव करती है। और फाइनली जब ये पार्टिकल u cos थीटा को मैं थोड़ा छोटा में लिखता हूं यहां पर, और u cos थीटा, और जब फाइनली ये पार्टिकल यहां पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, देखिए यही सबसे लंबी ऊंचाई है ना, यहां से यहां तक सबसे ऊंची ऊंचाई, सबसे ऊंची है यहां पर, यानी कि सबसे ज्यादा हाइट यहां पर है। यानी कि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो फाइनली इस पार्टिकल की जो u डायरेक्शन ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगने वाला वेलोसिटी जो होता है u sin थीटा, वो बच्चों वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और इसके ऊपर जो लग रहा होता है वो g वो काफी मैक्सिमम, और वर्टिकल डायरेक्शन में सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला वेलोसिटी u cos थीटा क्या है? अभी भी कांस्टेंट होता है। और फिर देखिए जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच गया तो यहां पर भी इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा g, और इस तरफ क्या लग रहा? u, इस तरफ अभी भी क्या लग रहा? तो लग रहा u cos थीटा। और इस तरह से पार्टिकल धीरे 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 मोशन कर रहा होता है। अब थोड़ा सा यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखिए कि यहां पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है। तो बच्चों इस रिलेशन को देखिए, आप गौर से यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर हम सही से गौर से आप देखें तो आपको दिख रहा होगा क्या कि u cos थीटा इस तरफ और g नीचे के तरफ, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना? तो 90 डिग्री। यहां पर u cos थीटा और g के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी कि यहां पर v फॉर वेलोसिटी एंड a फॉर एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना आ रहा? तो एंगल कितना है? इसको आप ऐसे लिखिए, यहां पर हम थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं, उधर स्पेस नहीं इसलिए मैं उसको अभी मिटाना नहीं चाह रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल बिटवीन कितना कितना? तो v एंड a, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना आ रहा? तो एक तो आ रहा है 90 डिग्री, और दूसरा क्या रहा? तो एंगल बिटवीन कितना कितना?
तो फिर से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना आ रहा, 180 डिग्री। सर 180 डिग्री कैसे? तो देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा जो ऊपर की तरफ लग रहा और g नीचे के, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल 180 डिग्री, और जब इस तरफ जा रही तो u cos थीटा इस तरफ, देखिए u cos थीटा इस तरफ और g नीचे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। और यहां पर u sin थीटा और g के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि इस केस में एक चीज और हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर भी हो रही है। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और साथ साथ 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, तो 180 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों एंटी पैरेलल। क्योंकि जब मैंने वेक्टर में बतला रखा है कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाते हैं, एंटी पैरेलल हो जाते हैं। क्लियर? और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो यानी कि वो वेक्टर जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी जो है, यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी है और साथ साथ वेलोसिटी के क्या है, एंटी पैरेलल भी है। बात समझ में आया? जी सर, बात समझ में आया। तो यहां पर अब आप पॉइंट क्या, इसको मैं मिटाऊं थोड़ा जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे मिटाता हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, क्लियर? चलिए, मैं इतना डिटेल्स इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? तो क्योंकि उसके नेगेटिव डायरेक्शन, उसके अपोजिट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है ना। और इसके वजह से इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करती है और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? तो यहां पर लिखिए कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज with time due to negative direction इसको इसलिए velocity decrease because acceleration due to gravity acts in opposite direction, opposite to direction of motion and finally at maximum height its velocity, its vertical component of velocity, its vertical component of velocity become zero। बात समझ में आई? तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 क्यों हो जाती है, तो आई थिंक कि आप आसानी से उसको समझा सकते हैं कि भैया क्या है कि पार्टिकल की मोशन क्या हो रही है, तो ऊपर की तरफ हो रही है और इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके वजह से इसकी जी जो है वो यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ बिहेव करी, यानी कि रिटार्डेशन की तरफ बिहेव करी, और इस रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्या होती है, शून्य हो जाती है, यानी कि 0 हो जाती है। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट u sin थीटा टाइम के साथ क्या होगा? धीरे धीमे क्या होगी? डिक्रीज करेगी, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां तक सारी बातें समझ में आई? यहां तक क्लियर? तो चलिए अब इसको हम अरेंज करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे इसकी बात करूं।